हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2018 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2017 तक इसके साथ ही राजन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे और उन सभी वीडियोज़ का यानी क्लास का जो है पीडीएफ नोट आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस से प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी जो हमारा प्रश्न पत्र होता है ये षष्टम प्रश्न पत्र होता है जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक जो है ये 25 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू होता है। मेघदूत जो है किस रचनाकार की कृत है? मेघदूत जो है ये किस रचनाकार की कृत है? ऑप्शन दिया गया है माघ, भारवी, कालिदास या भास। तो अगर हम मेघदूत की बात करें तो ये कालिदास जी के द्वारा लिखित रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माघ के द्वारा जो लिखा गया है हमारा, ये माघ के द्वारा लिखित रचना है वो है कितार्जुनीय। कितार्जुनीय जो है ये माघ के द्वारा लिखा गया है। भास के द्वारा जो लिखा गया है वो हमारा है प्रतिमा, अभिषेक, मध्यम, व्योम, ये सभी। प्रश्न नंबर 2 है सूर्योदय में जो है कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया गया है गुण, दीर्घ, अनुस्वार या वृद्धि। तो अगर हम सूर्योदय में देखें संधि तो सूर्योदय में हमारा गुण संधि होता है। सूर्योदय में जो है गुण संधि होता है। पहचान कैसे हम लोग करेंगे तो इस गुण संधि में क्या होता है, यदि गुण संधि में यदि या आ या आ के बाद जो है आ के बाद अगर आपका आता है ई या ई आता है के बाद ई या ई आता है तो ए हो जाता है। यदि ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है। यदि जो है री आता है तो ये अर हो जाता है। री आता है तो अर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं सूर्योदय का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये हमारा हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से आ निकलेगा और इधर से निकल गया ऊ। तो आ ऊ जब आ जाए, आ के बाद ऊ आ जाए तो ये क्या होता है तो हमारा ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सूर्योदय, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है सज्जन, गजारूढ़, प्रत्येक और द्विपद। तो देखिए अव्ययी भाव कहते किसे हैं तो जिस समास का जो है पूर्व पर प्रधान तथा अव्यय हो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व यानी पहला पद जो है क्या हो तो प्रधान हो और अपव्यय हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक में जो है ये अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है अशुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द का जो है पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया गया है प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। तो अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें तो प्रकांड ये आपका शुद्ध शब्द लिखा गया है। प्रतिष्ठा भी शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है। प्रणाम भी ऐसे लिखा जाता है। जबकि जो हमारा लिखा गया प्रभु, ये प्रभु नहीं ये प्रभु होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है अशुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है जो जिसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है? तो अगर हम शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखें तो जो हमारा रा लगता है आधा रा, ये लगता है वा पर, लगता है वा पर आधा रा। और जो सा पे मात्रा होती है ये वाला, ये बड़ी की मात्रा होती है। अब देखते हैं किसी में ये दोनों लगा है। तो पहले में देखिए रा यहाँ सा पे लगा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा छोटी की मात्रा लगा है,
इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए छोटी की मात्रा और रा इसी पे लगा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 से, हिमालय से गंगा निकलती हैं, यह जो है किस प्रकार का, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है? इस वाक्य में जो है किस प्रकार का कारक है? तो अगर देखें यहाँ देखिए से मतलब होता है अलगाव, यहाँ से का मतलब क्या होता है, तो अलगाव होता है, और अलगाव के लिए हम लोग अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से जो है अलगाव होना पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह दिल्ली से आया, तो ये हमारा हो जाएगा अपादान कारक। यानी संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वहाँ जो है अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन दिल्ली से आया, तो ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द, तो इसके 4 पर्यायवाची शब्द हम लोग देखते हैं। पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द आपके होंगे सुमन, फूल, मंजरी, कुसुम, प्रसून। पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द, पहला आपका हो गया सुमन, दूसरा फूल, मंजरी, कुसुम, प्रसून इत्यादि। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए संधि का विलोम जो होता है वो विच्छेद होता है। संधि का विच्छेद सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्र का परितंत्र होता है। संधि का विच्छेद हो जाएगा, सुगम का दुर्गम हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा और स्वतंत्र का परितंत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसका जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम नयन का करें, नयन का संधि विच्छेद हमारा होता है ने प्लस अन। ने प्लस अन ये होता है नयन, और नायक का अगर हम करें तो नायक का हमारा होता है नय प्लस अक। नय प्लस अक ये हो गया नायक का। ये जो हमारा अयाधि संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो अयाधि के अंतर्गत आता है। अयाधि के अंतर्गत ये आता है। यदि जो है ए ओ और औ, यानी कि यदि जो है अयाधि संधि में क्या होता है, तो यदि ए ए ओ और औ के बाद जो है भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है भिन्न स्वर आए, तो ए का आय और ऐ का आय, ऐ का आय और ओ का हो जाता है अव, और औ का हो जाता है आव, और औ का आव हो जाता है। अयाधि संधि यदि जो है ए ओ और औ के बाद जो है भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है आय, और ऐ का हो जाता है आय, ओ का अव, और जो है औ का हो जाता है आव। जैसे कि नयन में आपका ने प्लस अन, नायक में नय प्लस अक। प्रश्न नंबर 10 है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो शब्द रचना के लिए शब्दों के पूर्व जोड़े जाने वाले अक्षर, अक्षर समूह अथवा शब्द खंड जो है उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द रचना के लिए जो है शब्दों के पूर्व जोड़े जाने वाले अक्षर, अक्षर समूह अथवा जो है शब्द खंड जो होते हैं ये उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारा दिया गया है, अभि प्लस आस बराबर अभ्यास, निह प्लस भय बराबर निर्भय। सम उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द हमारे हैं संकल्प, संयोग, संरक्षण और संतोष। ये हमारे हो गए सम उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या होता है?
तो एक या एक से अधिक जो है अक्षरों से बनी हुई सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूहों को जो है शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक जो है अक्षरों से बनी हुई सार्थक ध्वनि या ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया रात, अध्याय, चमकना, बजना, ये सभी जो हमारे होते हैं ये शब्द होते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई जो है सार्थक धुन जो होगी या ध्वनि समूहों को जो है शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, संबंध कारक किसे कहते हैं? उदाहरण जो है उदाहरण भी लिखिए। तो संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं अन्य शब्दों या वाक्यों के साथ जो है संबंध का बोध हो, ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है का, की, के है। इसकी विभक्ति का, की, के है। संबंध कारक क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं अन्य शब्दों या वाक्यों के साथ संबंध का बोध हो, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है का, के, की होती है। जैसे श्याम की साइकिल, गीता का भाई, सेब का पेड़ इत्यादि। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण, भाषा शिक्षण में जो है अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखते हैं, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला आपका है वर्णों का अशुद्ध उच्चारण। तो वर्णों के उच्चारण में जो है वर्णों के उच्चारण में स्थान, प्रयत्न तथा स्वरूप में जो है तालमेल की कमी होने से ऐसा होता है। ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया, पहला हमारा दिया गया है। स्वरों और व्यंजनों का उचित तालमेल ना होना जो भी एक कारण है। यानी स्वर और व्यंजनों का उचित तालमेल ना होना भी एक कारण है शुद्ध उच्चारण या अशुद्ध उच्चारण का। दूसरा है अनुस्वार और विसर्ग का सही ढंग से उच्चारण ना कर पाना, ये भी आपका है अशुद्ध उच्चारण का कारण। तीसरा है बलाघात तथा अनुतान का सही उपयोग ना करना भी अशुद्ध उच्चारण का एक प्रमुख कारण है। ये तीसरा हो गया। चौथा है संगम, गति, विराम का उचित प्रयोग ना करना, ये भी हमारा है। पांचवा और लास्ट है उच्चारण की अस्थिरता तथा क्षेत्रीय विभिन्नता तथा जो है क्षेत्रीय विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं? यहाँ आपको बताना है कि कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ। तो देखते हैं कक्षा शिक्षण में मौन वाचन से क्या लाभ है। तो देखिए मौन वाचन में जो है अर्थ ग्रहण शीघ्र होता है। मौन वाचन में जो है नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। छात्रों को थकान से बचाता है। मौन वाचन में जो है निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक होता है और भाषाई दक्षता पर जो है पर अधिकार का सूचक होता है। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है। मौन वाचन के जो है अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पाठ्य का निरीक्षण करना चाहिए। यानी मौन वाचन का सीधा सीधा लाभ ये होता है कि आप जैसे ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं तो अगर मौन वाचन कर रहे हैं तो कोई किसी को डिस्टर्ब किए बिना और उस चीज़ों को सही से बेहतर तरीके से और कम समय में समझ सकता है अपने जो है मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण ले जाने हेतु जो है स्थलों के संदर्भ में निम्न बातें अनिवार्य हैं। जिसमें पहला आपका है राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, फिर आपका है शिल्प कला संग्रहालय इत्यादि। फिर आपका है भ्रमण का उद्देश्य, तो संग्रहालय में उपलब्ध संसाधनों का जो है अध्ययन करना। फिर आपका है ऐतिहासिक इमारतों से जुड़े स्थल पर जाना। नेक्स्ट हमारा है भौगोलिक या पर्यावरणीय रूप से नए तथा कौतूहल भरे स्थान पर जाना। फिर हमारा ऐसे स्थल पर जाना जहाँ पर पुस्तकालय हो,
जहाँ पर पुस्तकालय हों। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, भाषा जो है, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, कविता जो है हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसकी शैली जो है पद्यात्मक होती है। कविता किसी कवि के जो है सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। कवि की आकांक्षाओं अपेक्षाओं की जो है अभिवृत्ति है। भाषा शिक्षा में कविता जो है पढ़ाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला आपका है संबंधित कवि को छात्र से परिचित कराना। संबंधित कवि को छात्र से परिचित कराना। दूसरा है कविता की भाषा को सरल तथा बोधगम्य बनाना। तीसरा है कविता को छात्रों के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट हमारा है कविता के माध्यम से छात्रों में प्रेरणा भरना। तो ये सभी हो गए कविता पढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें या तथ्य। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे पिताजी को पत्र। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल हूँ। आपकी और माँ की कुशलता जो है के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा जो है फल 10 मार्च को आया, जिसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान जो है या प्रथम आया हूँ। मुझे अपनी सफलता पर प्रसन्नता हो रही है, जिससे जो है मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। आपकी अपनी और माँ की कुशलता का जो है समाचार शीघ्र दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ नाम हो जाएगा। तो ये हो गया पिताजी को पत्र। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, दिए गए अपठित जो है अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। इसका अर्थ और शीर्षक लिखना है। तो हमारा दिया गया है अनुच्छेद है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्गदार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर। तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले, और तेरे दांतों की दुतिया निहार। तो इसका हमको अर्थ बताना है और इसका शीर्षक भी बताना है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या हो। तो माँ अपने जो है बालक की सुंदरता देखकर स्वर्ग का अनुभव करती है। माँ कहती है कि इस सृष्टि में हजारों फूल खिले हैं, या हजारों फूल खिले हैं जो एक से बढ़कर एक सुंदर फूल हैं, पर माँ का जो है सुंदर फूल तो उसका बालक होता है। माँ के लिए जो है अपने बालक की सुंदरता दुनिया के किसी भी सुंदर फूल से अधिक है। अगर माँ को जो है तीनों लोगों का सुख भी मिल जाए तो वह अपने बालक पर न्यौछावर कर देगी। माँ के लिए अपने बालक के चेहरे की जो है चमक दुनिया की किसी भी चमक से अधिक होती है। माँ के लिए सारी दुनिया जो है उसका बालक होता है। ये हो गया इसका अर्थ। इसका शीर्षक की बात करें तो माँ की ममता जो है ये इसका शीर्षक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जब आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा। तो इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।